हेलो बच्चा लोग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका बायो का टीचर विजय सर। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में अपन लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाला है आपका रेस्पिरेशन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अपना चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ये आपके बोर्ड के चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो बिना जरा सा भी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन होता क्या है? Respiration is a process in which energy is released from the food by the process called oxidation. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करती है और एनर्जी रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। ध्यान से सुनना बच्चों, जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, वो एनर्जी रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। और लर्न कर लेना, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन। मेरे साथ बोलिए, एडेनोसाइन। आवाज नहीं आ रही है, ट्राई सबको बोलना है, जो नहीं बोलेगा उसके -10। एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म हो गया एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो कोई पूछे रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद फूड। जो ऑक्सीजन फूड यानी ग्लूकोज के साथ जो कंबाइन करती है, रिएक्ट करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो एक बार इक्वेशन देख लीजिए बच्चों। जो फूड होता है बेसिकली वो होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, फिर एनर्जी। उसके साथ वाटर वेपर भी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है एज अ साइड प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। मेन काम की चीज क्या है बच्चों? एटीपी। जो भी एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आमतौर पे जो एनर्जी का फॉर्म चलती है वो होती है एटीपी। इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला गया है, बिकॉज एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी in the living organisms such as plants and animals in most of the cases। इसलिए एटीपी को बोलते हैं अपन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लिख लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। एनर्जी करेंसी बोलो बोलो। अरे भाई आवाज नहीं आ रही है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। चलो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे विजय सर देखो, ब्रीदिंग भी हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन भी पढ़ा, कंफ्यूजन रहता है सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आज मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। ब्रीदिंग में सिर्फ अपन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। सांस लेने को बोलते हैं इनहेलेशन, छोड़ा एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सिर्फ इसी को ही अपन ब्रीदिंग बोलते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिसमें एटीपी निकलती है, वाटर वेपर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब बात करें, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड के अंदर इसको स्टार लगा लो चाहे तो। ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, इनफैक्ट ब्रीदिंग में एनर्जी यूज हो जाती है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ब्रीदिंग एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, यानी सेल के बाहर होता है, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, यानी वो सेल के अंदर होता है। नो एंजाइम्स इन्वॉल्व, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। बच्चों एंजाइम्स में आपको बताऊं होते क्या है बेसिकली। एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन्स की। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। आपको पता है प्रोटीन्स क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स होती हैं। आपकी बॉडी जो बनती है वो प्रोटीन से बनती है। वैसे भी और बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी भी किससे बनती है बच्चों? प्रोटीन से ही बनती है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। तो ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एंजाइम को सरल भाषा में समझो, कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को आमतौर पे बढ़ाने का काम करते हैं। तो वही जो एंजाइम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्यारे बच्चों होती है, सच एज रेस्पिरेशन एक रिएक्शन है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो रेस्पिरेशन रिएक्शन नहीं चल पाएगी। लास्ट, कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर लिमिटेड ऑर्गन जैसे लंग्स वगैरह हो गए, नोज वगैरह, ये सब इन्वॉल्व होती हैं। नोज, नेजल कैविटी, ट्रैकिया हो गया, आपका ब्रोंकाई हो गए, लंग्स हो गए, ये इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में। लेकिन आपका जो रेस्पिरेशन उसमें एक एक जिंदा सेल बच्चों चुन चुन के शामिल होता है। तो जितने भी लिविंग सेल होते हैं सब में रेस्पिरेशन होती। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। विजय सर आपने बता दिया कि एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, तो स्टोर कैसे होती है? चलिए बच्चों समझते हैं। भाई
दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, एक तो होगा एडीपी, दूसरा होगा पीआई। अब एडीपी होता है, कलर अपन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, लाइट ब्लू। तो एडीपी बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एडीपी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एडेनोसाइन। बोलिए भाई, आवाज नहीं आ रही है, एडेनोसाइन बोलिए, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अब एटीपी में ट्राई फॉस्फेट था, याद करोगे, एटीपी में एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडीपी में एडेनोसाइन डाई फॉस्फेट। अब बात करता हूं मैं पीआई की। ये पीआई क्या है बच्चों? ये पीआई पाई नहीं है, ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अभी मैं आपको इसकी पूरी पिक्चर समझाता हूं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की, ठीक है। अब चाहे एटीपी बोल दो, चाहे एडीपी बोल दो, चाहे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोल दो, प्यारे बच्चों, ये तीनों ही अपन को सेल के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तीनों चीजें आपको सेल के अंदर देखने को मिल जाएंगी, चाहे एटीपी हो, एडीपी हो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो। अब एडीपी के अंदर जो एनर्जी होती है वो कम होती है, एटीपी में इसके मुकाबले एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। आ रही बात समझ में? जो एरो बता रहा है वो बता रहा है एनर्जी। एडीपी में एनर्जी एटीपी के मुकाबले कम होती है, एटीपी में एनर्जी एडीपी के मुकाबले ज्यादा होती है। अब देखिए, अब रेस्पिरेशन करा तो अब बच्चों होता क्या है बेसिकली, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है, ध्यान से सुनना, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है वो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी बनाती है। ध्यान से सुनना, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिली वो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ के एटीपी बनाती है, और यही तो अपनी एनर्जी करेंसी है बच्चों। एनर्जी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती है वो एटीपी की फॉर्म में ही चलती है। तो देखिए एनर्जी आ गई। अब इस एनर्जी आप कई सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकते, चाहे वो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, सेल डिवीजन हो गया, मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन, रनिंग, जंपिंग, एक्सरसाइज, तो बहुत सारे आप एक्टिविटीज इस एनर्जी से परफॉर्म कर सकते हो। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। रेस्पिरेशन का बच्चों ब्रेकडाउन किया गया है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, आगे डिटेल में समझेंगे। एयर से आया वर्ड एरोप्लेन नहीं बोलते बच्चों, एरोप्लेन से वर्ड है एरोबिक, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आवाज नहीं आ रही, तेज बोलिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एरोप्लेन से आया, एरो लर्न करने की टेक्निक बता रहे, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक जनरली आमतौर पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लर्न कर लीजिए, नाम ही इटसेल्फ जो है बच्चों क्लियरली अपन को बताया था किसी भी चीज के बारे में। तो बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन में अपन पढ़ेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आ रही है बच्चों बात समझ में? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बच्चों समझाया था, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, फूड है बेसिकली सिंपल टर्म में, और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो अपन बच्चों लेबलिंग करते हैं, देखिए मेरे साथ करिए, इक्वेशन लिखिए फटाफट से। अरे कॉपी पेन तो खोलो। ये रहा आपका ग्लूकोज, ये रही ऑक्सीजन। बच्चों एक चीज मैं और आपको बता दूं जो आपको केमिस्ट्री में भी समझाया होगा, कि जब भी अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसके नीचे जो भी आप फॉर्मूले में लिखे उसके नीचे उनके नाम होनी चाहिए, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। तो जो C6H12O6 है बच्चों, ये आपका फूड है, और बेसिकली फूड में भी क्या है? ये ग्लूकोज है। ये ऑक्सीजन हो गई। देन ऑन दी प्रोडक्ट साइड ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड। लिखोगे तो याद होगी, नहीं लिखोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हियर इट्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो पता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बेसिकली ये रिएक्शन आपको लर्न करनी, आगे एक बार अपन और थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे बच्चों, है ना। तो ये हो गया ग्लूकोज C6H12O6, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। तो इस तरीके से बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन चलती है और इस सेल के अंदर होती है। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड बच्चों। अब इसको अपन देखें बच्चों, तो इस स्लाइड में लर्न करने लायक चीज ये है, पैरोविक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H4O3, लैक्टिक एसिड का होता है C3H6O3। पैरोविक एसिड C3H4O3, लैक्टिक एसिड C3H6O3, पैरोविक एसिड C3H4O3, लैक्टिक एसिड C3H6O3।
पायरुविक एसिड को बच्चों आप पायरुवेट भी बोल सकते हो, ठीक है। पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी बोल सकते हो और लैक्टिक एसिड को आप लैक्टेट भी बोल सकते हो। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान में रखना। अब देखिए बच्चों, बेसिकली इस बात को समझना, जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, देखिए इधर अगर अपन इस साइड से देखें, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में बच्चों ग्लाइकोलाइसिस चलता है, उसके बाद पायरुविक एसिड बनता है। ये रहा पायरुविक एसिड, ठीक है, C3H4O3। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है और पायरुविक एसिड बनता है। ये चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ होता है। इसके अंदर सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं आमतौर पे देखने को मिलते हैं और इस सेल के अंदर पाया जाता है। तो जो ग्लूकोज है बच्चों, जो फूड है, इसका ग्लाइकोलाइसिस होके पायरुविक एसिड बनेंगे। पायरुविक एसिड कितना है, ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुविक एसिड है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इस पायरुविक एसिड का जो फेट है, भविष्य है, वो कैसे डिटरमाइन होता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। ऑक्सीजन होगी तो अलग भविष्य बनेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो अलग भविष्य बनेगा। इसलिए अच्छे टीचर होंगे तो अच्छा भविष्य बनेगा, टीचर नहीं होंगे, बुरे दोस्त होंगे तो अलग भविष्य बनेगा। तो आपका फेट भी आपके संगति पे ही डिपेंड करता है। वैसे ही पायरुविक एसिड का फेट ऑक्सीजन है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए अपन अगर यहाँ पर देखिए बच्चे, इस साइड से अपन देखें तो अगर ऑक्सीजन है तो चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वाटर वेपर निकलेगा 38 ATP, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसको बोलेंगे अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर यहाँ पे आपको अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 2 ATP, यानी यहाँ पे एनर्जी जो है कम निकल रही। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक के मुकाबले एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। देखिए बहुत जमीन आसमान के अंदर 30 और 2 ATP। तो अब इस बात से अपन जान सकते हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें कम एनर्जी है वो आमतौर पे लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्यू बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया एंड फंगस। कुछ बैक्टीरिया और फंगस में एनारोबिक रेस्पिरेशन बच्चों देखने को मिलता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्योंकि ऑर्गेनिज्म आमतौर पर छोटे होते तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं होती, तो 2 ATP से इनका काम जो है वो चल जाता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, कितनी बड़ी बॉडी, तो 30 ATP बाबा चाहिए ही चाहिए, इससे कम में हमारा मामला नहीं सेट होगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो अल्कोहल है ये है इथेनॉल। देखो 2 कार्बन है, मीथ ईथ इथेनॉल। तो मोटे मोटे तौर पे आपको पिक्चर जो समझ में आ गया। अब तीनों का कॉम्बिनेशन में करता हूं बच्चों। आप देखोगे ग्लूकोज, अगर मैं इस साइड से बताऊं आपको, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है बच्चों। ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में चलेगा बच्चों। साइटोप्लाज्म में अब क्या होगा जरा देखना बच्चों, पायरुवेट बनेगा जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। आ रही बात समझ में, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वहां से पायरुविक एसिड पायरुवेट बनेगा जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 बनेंगे बेसिकली, यहाँ पे 2 बनते हैं ना, तभी इक्वलाइज होगी 6। ये चलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। यीस्ट एक फंगस का एग्जाम्पल है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनेगी 2 ATP। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये स्पेशल केस है जब ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बट ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। ध्यान से सुनिए, एक तो एब्सेंस हो गया, एक लैक हो गया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनेगा इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। लेकिन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात हो गई, ह्यूमन के मसल सेल का केस है। ह्यूमन जब एक्सरसाइज करते हैं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जंप कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता बच्चों, सांस फूल जाएगी। तो जब मैं जंप करूंगा और मेरे को भूत सवार हो जाएगा जंप करने का, तो होगा मेरी जो एनर्जी निकलने की जो रेट है वो ब्लड की ऑक्सीजन सप्लाई करने की रेट से बढ़ जाएगी। मतलब मेरी जो डिमांड है एनर्जी की वो इतनी हाई हो जाएगी, मेरा ब्लड उस लेवल की ऑक्सीजन से नहीं सप्लाई। आपको पता है जो एनर्जी आती है वो जब ऑक्सीजन फूड से कंबाइन करता है तो ही एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन मैं एक्सरसाइज इतनी इंटेंस हो गई कि जो मेरी एक्सरसाइज की जो रेट है, जो एनर्जी खत्म करने की रेट एक्सरसाइज में, वो ब्लड की ऑक्सीजन सप्लाई करने की रेट से बढ़ गई। तो उस केस में क्या होगा, ह्यूमन की जो मसल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में चली जाएगी और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की कमी में ही वो रेस्पिरेशन करेगी। तो उस केस में बच्चों लैक्टिक एसिड बनता है
और एनर्जी भी वही 2 ATP आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा बच्चों, अब जब लैक्टिक एसिड किसी केसेस में जब ज़्यादा जमा हो जाए तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्रैम्प्स में क्या होता है, ऐसे दर्द उठता है। नीचे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी हो जाएगी आपकी 38 ATP। बच्चों ये चार्ट आपको कि अगर मैं सुबह को भी आपको उठाऊं एक थप्पड़ मार के तो भी आपको पता होना चाहिए सर इस चार्ट में ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगर मैं आपको बताऊं एनारोबिक एरोबिक के बीच में डिफरेंस बहुत ही सरल भाषा में, तो अपन देखते हैं बच्चों। कंबशन को आप चाहो तो ऑक्सीडेशन भी लिख दो, आप चाहो तो उसको बच्चों कलर चेंज करते हैं। अब अपन कौन सा लें प्यारे बच्चों, रेड ले लेते हैं अपन। तो कंबशन को आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो बच्चों, है ना। कंबशन को प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन भी अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। एनारोबिक में क्योंकि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट कंबशन या ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसे देखिए एनर्जी यहाँ पे 38 रिलीज होती है और यहाँ पे कम देखने को मिलती है। तो दूसरा डिफरेंस ये बता सकते हैं आपकी एनर्जी यील्ड एनारोबिक में 2 और एरोबिक में 38 ATP। प्रोडक्ट्स अगर ह्यूमन की बात करूँ तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और मैं यीस्ट की बात करूँ फंगस की तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलेंगे, आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा यीस्ट में जो इथेनॉल बनता है बच्चों, इस प्रोसेस को अपन फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल बनाया जाता है। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन फंगस के केस में चलता है तो आप उसको फर्मेंटेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है अपन को दिख रहा है। चलिए एरोबिक में आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। जब भी अपन सांस अंदर लेते हैं इनहेल करते हैं उसमें वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होती है, जब आप छोड़ोगे ना तो उसमें वाटर वेपर लबालब भर जाती है, लबरेज हो जाती है। चलिए लोकेशन, आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस चलेगा साइटोप्लाज्म तक और आगे चलेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी आपकी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को सुन के चिंता मत कीजिए, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। इतना ध्यान रखिए क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है बच्चों, ATP प्रोड्यूस किया जाता है, किस में चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। 1 2 3 4 डिफरेंस, आखिरी डिफरेंस स्टेजेस क्या होंगी, या तो ग्लाइकोलाइसिस होगी या फिर फर्मेंटेशन होगी। लेकिन एरोबिक में पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 5 डिफरेंसेस हैं, जितने नंबर का आए क्वेश्चन उतने डिफरेंसेस आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों प्लांट्स भी लिविंग होते हैं और एनिमल्स भी लिविंग होते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रेस्पिरेशन एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है। आप खाना खाए बिना कुछ दिन रह सकते हो, पानी पिए बिना कुछ घंटे रह सकते हो, दिन भी रह सकते हो, लेकिन क्या सांस लिए बिना रह सकते हो, नहीं रह सकते। तो जो रेस्पिरेशन है मैं मान के चलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पायर किए बिना अपन जिंदा नहीं रह सकते। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करते हैं, तो इन द सेम वे प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। रूट्स की बात करूँ तो रूट देखिए, अब जैसे ह्यूमन की बात करूं या एनिमल की बात करूं, अपनी बॉडी से कंप्लीट यूनिट रेस्पायर करती है, ठीक है। सारे सेल में रेस्पिरेशन चलता है, लेकिन एनिमल प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में अलग अलग पार्ट में रेस्पिरेशन चलता है। देखिए अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट में रूट हेयर के थ्रू होता है, आगे डायग्राम में अपन देखेंगे, लर्न कर लीजिए। रूट में रूट हेयर, रूट्स में किसके थ्रू होगा, रूट हेयर के थ्रू होगा। इसलिए कहते हैं पानी गमलों में ज्यादा मत डालो, पानी डालोगे तो मिट्टी में पानी भर जाएगा, रूट्स जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगी और प्लांट मर जाएगा। स्टेम के अंदर होता है लेंटिकल्स की वजह से, आगे देखेंगे कैसे। और लीव्स में आपको पता है किसकी माता, स्टो की माता। कौन सी माता, स्टो माता, स्टोमेटा। चलिए डायग्राम देखिए कितना बेहतरीन डायग्राम है। अब देखो मैं प्लांट्स के अंदर बच्चों ये आपको ऐसे, ये ऐसे आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे छोटे छोटे आपको ओपनिंग दिख रही है, ओपनिंग दिख रहे हैं, कट्स भी बोल सकते हो आप। ये कट्स क्या होते हैं, ओपनिंग्स क्या होती है बच्चों, लेंटिसेल होती है। देखिए एक ये रहा कट, मैं आशा करता हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा, जो कट्स दिख रहे हैं अपन को इनको बोलते हैं लेंटिसेल। बेसिकली लेंटिसेल वो एरिया होता है जिसमें सेल जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। इन लूजली पैक्ड सेल की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर लिविंग सेल तक पहुंच पाती है, और जो स्टेम होती हैं वुडी स्टेम वो रेस्पायर कर पाती हैं, क्योंकि वुडी स्टेम के पीछे तो लिविंग टिश्यू है तो वहां तक तो आपको ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ेगी ना। तो जो लेंटिसेल होते हैं ये क्या होते हैं, लूजली पैक्ड टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं। बेसिकली इनको पोरस सेल भी बोल सकते हो। तो इनके अंदर क्या होता है बच्चों, पोरस टिश्यू में क्या होता है, लूज होता है, इसलिए पोरस टिश्यू बोलते हैं। और इन ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है।
ये किस में होते हैं? वुड स्टेम में देखने को मिलते हैं। रूट की मैं बात करूं बच्चों, ये मेन रूट है और ये रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या करते हैं? ऐसे सॉइल पार्टिकल के बीच में जाते हैं और वहाँ पे जो भी एयर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए अगर पानी डालोगे तो हवा निकल जाएगी, पानी भर जाएगा और पेड़ जो है वो मर जाएगा। अगर मैं लीफ की बात करूँ, अपन क्लियरली देख सकते हैं स्टोमेटा है। स्टोमेटा में देखिए ये गार्ड सेल है। स्टोमेटा में जो स्टोमेटल अपर्चर होता है, ये गार्ड सेल है ये दो, और ये क्या है बच्चों? स्टोमेटल पोर। दिस इज स्टोमेटल पोर। अब इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बच्चों दे दी जाती है और ऑक्सीजन ले ली जाती है। ये तो रेस्पिरेशन की बात हो गई। जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो प्यारे बच्चों, वो सब स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है लीफ के अंदर। अच्छा, कई जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, हर्ब्स होती हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो भी ग्रीन होती है, तो उसमें भी स्टोमेटा आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पर फिर लेंटिसाइल का कोई भी काम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है बच्चों 5 स्टार स्लाइड है, इसके ऊपर 5 स्टार लगा दीजिए। मैं तो 7 स्टार लगा रहा हूँ भैया, आपको जो 36 स्टार लगा दो। विजय सर ने तो लगा दिए 7 स्टार। ये विराट कोहली टॉपिक है, लिख देता हूं मैं इसमें वी के टॉपिक। वी के टॉपिक विराट कोहली टॉपिक है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और बोर्ड में तो पूछा जा सकता है। चलिए, अब अमीबा में कैसे होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अमीबा में क्या होगा? डिफ्यूजन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होगा। अर्थवर्म की बात करूं, अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करता है? स्किन के थ्रू। उसकी स्किन कैसी होती है? नम होती है, मॉइस्ट होती है। मॉइस्चर क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट करता है। तो ये बात तो आपको ध्यान रखना। अर्थवर्म में कैसी होती है? स्किन के द्वारा। फिश प्रांस पानी में रहते हैं, गिल्स के द्वारा। ग्रास हॉपर, कॉकरोच, मॉस्किटो, फैलम, आर्थ्रोपोडा लर्न कर लीजिए। इनमें टाइनी टाइनी छेद होते हैं इनकी बॉडी पे, जिनको बोलते हैं स्पिरेकल्स। इन स्पिरेकल्स के द्वारा हवा को अंदर ले लिया जाता है। मैन की बात करूं, लिजर्ड की बात करूं या बर्ड की बात करूं, इनमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ फोटोज देखते हैं अपन बच्चों, इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ पे देखो अमीबा, देखिए सिंगल सेल है, ये रही इसकी सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन ले ली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाएगी, और जो प्रोसेस चलेगा उसको बोलेंगे अपन डिफ्यूजन। अमीबा इज यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल दी फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। डिफ्यूजन चलेगा। अर्थवर्म देखिए इधर, स्किन में देखिए ऑक्सीजन अंदर दे दी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले ली जा रही है, क्योंकि मॉइस्ट है स्किन, मॉइस्ट यानी नम है। अगर नम नहीं होगी तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। फिश में गिल, गाना सुना अमरिंदर गिल का, और इसलिए फिश ने गिल्स उगा लिए। गिल्स क्या होते हैं बच्चों? स्पेशलाइज्ड होते हैं पानी में से गैस को, ऑक्सीजन गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए बोलते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। आ रही बात समझ में? मछली को जब आप बाहर निकालोगे तो क्यों मर जाती है? क्योंकि जो मछली में गिल्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो एयर में से ऑक्सीजन निकालने के लिए काबिल नहीं होते हैं। जो हवा में रेस्पिरेशन चलता है वो चलता है लंग्स की मदद से। चलिए, अब ग्रास हॉपर, बच्चे सोचे सर छेद छेद बोल रहे थे दोनों से ग्रास हॉपर में। ये देखिए, ये बाहर की साइड जो होल्स है बोलते हैं स्पिरेकल्स, ये अंदर ही अंदर ट्यूब्स हो जाती हैं, ट्यूब्स को बोलते हैं ट्रैकिया। स्पिरेकल तो छेद होते हैं बाहर बॉडी पर, उस छेद से एयर ले ली जाती है, अंदर एक पाइपलाइन होती है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। इस ट्रैकिया के थ्रू डायरेक्ट सेल को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, तो उस पर डायरेक्ट ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है। अब बात करूं मैं यहाँ पे बर्ड की, तो बर्ड के पास देखिए लंग्स हैं, बहुत ही स्पेशल है। मतलब डायग्राम मुझे अच्छा लगा, बच्चों ने देखा नहीं होगा यार बर्ड के कैसे लंग्स होते हैं, तो विजय सर ने सोचा क्यों ना प्यारे बच्चों के लिए एक बार बर्ड का डायग्राम भी लेके आ जाए, ताकि जो मेरे प्यारे बच्चे वो देखें यार बर्ड में किस तरीके के लंग्स होते हैं। देखिए कुछ इस तरह के लंग्स बर्ड्स में दिखाई पड़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बच्चों में आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के मुकाबले बहुत ही हाई होती है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो हवा के मुकाबले कम होती है। ध्यान से वापस से बोलिए, पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हवा के मुकाबले कम होती है, इसलिए उन्हें रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट करनी पड़ती है ताकि ऑक्सीजन को फटाफट बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाए। और अपन तो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर से घिरे हुए हैं, इसलिए अपनी जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है उससे भी अपनी बॉडी की जो ऑक्सीजन नीड है वो फुलफिल हो जाती है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द रेस्पिरेशन रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर हाई? बिकॉज दे लिव्स इन
the atmosphere or in water in which oxygen concentration is low as compared to air, that is why they needs to do respiration at a faster rate. उससे क्या होने वाला है कि जो सेल्स को एनर्जी क्विक मिलेगी, ऑक्सीजन क्विक मिलेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। मुझे इंतजार था वो पल आ गया है विजय सर, यही मैं समझना चाह रहा था जो मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये है बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चालू होता है नोज से, नाक के जो दो छेद होते हैं आगे, उसको बोलते हैं अपन नॉस्ट्रिल्स। इन नॉस्ट्रिल में क्या होता है बच्चों, हेयर होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जब सांस को अपन अंदर लेते हैं इसको बोलते हैं इनहेलेशन। तो जब सांस को अंदर लेंगे, हवा को अंदर लेंगे, जो अपने हवा के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, ये क्या होते हैं, इनको म्यूकस लेयर और जो हेयर होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं, अंदर लंग्स में नहीं जाने देते। फिर आपके नॉस्ट्रिल के पीछे नेजल कैविटी होती है। अब बच्चे बोलेंगे सर नेजल कैविटी और माउथ कैविटी भी तो होती है। तो नेजल कैविटी और माउथ कैविटी को जो हार्ड पैलेट है, एक हार्ड पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है जो नेजल कैविटी को माउथ कैविटी से, बकल कैविटी से अलग करता है, ताकि अपन खाते टाइम भी जो है बेसिकली अपन को प्रॉब्लम नहीं है, अपन सांस भी लेते रहें और खाते भी हैं, समझ रहे हो। तो बेसिकली काम आसान हो जाता है। अब आगे बढ़ें तो उसके पीछे आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है बच्चों, बेसिकली फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के नीचे आता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, ठीक है। जो भी अपने मुंह से आवाज़ निकलती है वो लैरिंग्स की मदद से निकलती है। लैरिंग्स में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बच्चों, ऐसे हवा पास होती है तो यूं 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 हिलते हैं, और उनके हिलने से क्या होता है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। फिर उस आवाज़ को अपन जबान की मदद से वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लंग से हवा निकली, आजा, तो मैंने तो आवाज़ निकाली। अब वो आवाज़ कौन निकाल रहा है, लैरिंग्स निकाल रहा है। कैसे, जब लैरिंग्स के अंदर क्या होता है बच्चों, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स में आवाज़ निकाल रहा हूँ, विजय सर, यस यस, बायो की फैकल्टी विजय सर। तो ठीक है, तो जो आवाज़ निकल रही है वो मेरे लंग से जो हवा वोकल कॉर्ड्स में जा रही, देखिए मैंने लंग से हवा निकाली, हवा गई वोकल कॉर्ड में, वोकल कॉर्ड इसे कांपी और उनके कांपने से क्या हुआ, आवाज़ निकली। फिर मैंने अपनी जबान के तो उस आवाज़ को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स के नीचे आ जाएंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया को बच्चों विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया नीचे जाएगा तो ट्रैकिया फिर टूटेगा ब्रोंकाई में, लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट लंग में राइट ब्रोंकाई। अच्छा बच्चों, जब अपन सांस नहीं ले रहे होते तो ट्रैकिया पिचकता क्यों नहीं है? ट्रैकिया इसलिए नहीं पिचकता क्योंकि उसमें कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज के बने हुए छल्ले होते हैं जो उसको पिचकने से रोकते हैं, कोलैप्स होने से रोकते हैं। तो जो आपका ट्रैकिया जिसे विंड पाइप बोलते हैं वो गया लेफ्ट लंग में लेफ्ट, राइट में राइट ब्रोंकाई। उसके बाद आगे जो ब्रोंकाई हैं और छोटे छोटे पाइप में टूटेंगे जिन्हें बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के टिप पे एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं अपने छोटे छोटे गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कि लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। बच्चों एल्वियोलाई का सरफेस एरिया इतना ज़बरदस्त होता है कि अगर अपन एक एक एल्वियोलाई को खोलेंगे तो बेसिकली जो टेबल टेनिस कोर्ट ना, टेनिस कोर्ट उसके बराबर का सरफेस एरिया निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ गजब की बात, अगर आप एडल्ट ह्यूमन के लंग्स के एल्वियोलाई को अगर खोलोगे, सरफेस एरिया निकालोगे, तो वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। इतना ज़बरदस्त बच्चों यहाँ पर सरफेस एरिया होता है एल्वियोलाई का, क्योंकि बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो होता है एल्वियोलाई में। जो एल्वियोलाई में होता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। कोई पूछे व्हाट इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, आंसर आएगा एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होते है, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी होती हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ ध्यान से सुनना। एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन पतली होती है, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एल्वियोलाई के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो गैसेस एक्सचेंज परफेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन डाल दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। वापिस से नोज, नोज के पीछे नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, से लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई। अच्छा नीचे जो आप देख रहे हो डायफ्राम है, ये मसल की एक शीट है जो कि ब्रीदिंग में मदद करती है, ठीक है। और प्लस जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है बच्चों, उस लेयर को बोलते हैं प्लूरा। लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं प्लूरा, लर्न कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो एक बात बच्चों मैं और बता दूं आप कि जो प्लूरा होती है इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड।
इस लिक्विड को बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड क्या करा अपन, देखो सांस लेते तो सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते, तो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन से लंग्स को बचाने के लिए प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एक तरीके से लंग्स में होने वाले नुकसान को ये मिनिमाइज करता है। तो ये बात एक नई मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर है बच्चों, लर्न कर लेना, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। चाहो तो उस आदमी को मत बनाओ, अंदर का मामला बना लो, नंबर पूरे आपके तय हैं। फुल में से फुल नंबर की पूरी गारंटी चाहिए डायग्राम में, तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम बना दो, चिन्ना सा नंबर भी नहीं काट सकते। कौन सा? चिन्ना सा नंबर भी किसी की काटने की हिम्मत नहीं है अगर आपने एनसीईआरटी वाला डायग्राम उठा लिया तो। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बच्चों, विराट कोहली टॉपिक है ये, लिख दो वी के टॉपिक, वीजे सर का वी के टॉपिक है ये। अब बच्चों इसमें देखिए, आप डायग्राम को देख के डरिए नहीं, सिंपल मैकेनिज्म समझना। दो चीजें होती है, इंस्पिरेशन को अपन इनहेलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, घबराना मत। अरे इंस्पिरेशन क्या हो गया, सर ने तो बताया ही नहीं, पढ़ा भी नहीं, पता नहीं क्या क्या, सर मजाक ही करते हैं हमारे, तो चमका देते हैं सर बैठे बैठे हमको। नहीं, चमका नहीं रहे हैं, ये इमेज ने भी मुझे चमका दिया। तो इंस्पिरेशन को बोलते हैं इनहेलेशन, एक्सपिरेशन को बोलते हैं एक्सहेलेशन। सांस ले रहे हैं इनहेलेशन, सांस छोड़ रहे हैं एक्सहेलेशन। अब बच्चों ये आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, फीलिंग सब में होती है, तो आगे तो फील करना पड़ेगा। जब मैंने सांस ली, देखिए, तो जो मेरी चेस्ट कैविटी, उसको चेस्ट बोलते हैं, ऊपर उठी और बाहर की तरफ, और जो डायफ्राम है वो नीचे हो गया। जब अंदर देखो, गुब्बारा तभी तो फूलेगा ना जब उसमें हवा भरेगी, जब जगह होगी, गुब्बारे में जगह होगी तभी तो हवा भरेगी ना। मैंने सांस ली तो अंदर की जगह बढ़ गई, जब जगह बढ़ गई तभी तो उसमें हवा अंदर आई, वॉल्यूम बढ़ा ना। तो देखिए, जब मैंने सांस अंदर ली तो मेरी जो, अब देखिए जो रिब्स होती हैं बच्चों, रिब्स में एक मसल होती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और नीचे है डायफ्राम मसल। अब आपको ध्यान देना है बच्चों, दो मसल यहाँ पे ब्रीदिंग में अपनी मदद करते हैं, ध्यान से सुनना। दो मसल्स अपनी ब्रीदिंग में मदद करती है, एक तो हो गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरी हो गई आपके डायफ्राम। जब मैंने सांस लिया, आप फील करो, आप फील कर सकते हो, कुछ और फील मत करना, कि जो मेरी छाती है, चेस्ट है, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है और बाहर की तरफ उठ रहा है। तो यानी जो मेरी इंटरकोस्टल मसल, जो कि मेरी रिब्स के बीच में जब वो होती है तो छाती ऊपर उठती है, रिब केज को ऊपर उठाती है, और जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है वो नीचे बैठती है। जब ऊपर से उठा वो नीचे बैठी, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर ड्रॉप होता है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, और वी नो दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो हवा अंदर आ जाएगी। हाँ, इसे बोलते हैं इनहेलेशन। क्लियर है? अब क्या होगा बच्चों, अब मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हुई, इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हुई, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इंटरकोस्टल मसल ने क्या करा, इस रिब केज को उठाया और डायफ्राम को नीचे करा, तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर ड्रॉप हो, बाहर के हवा अंदर आ गई, इनहेलेशन। जब मैं रिलैक्स करूंगा तो क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स होगी और डायफ्राम भी रिलैक्स होगा। देखिए, जब मैं छोड़ रहा हूँ तो जो चेस्ट कैविटी है, रिब केज है, वो नीचे बैठ रहा है, अंदर आ रहा है, और डायफ्राम भी वापस से ऊपर हो गया, तो अंदर का वॉल्यूम कम हो गया, समझ रहे हो। जब ये नीचे बैठा, ये भी ऊपर बैठ गया, तो अंदर की हवा कम हो गई, गुब्बारा कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो हवा बाहर निकले, इसको बोलेंगे एक्सहेलेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसका बच्चों, इंटरकोस्टल मसल का और डायफ्राम का। इससे क्या होता है, अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है चेस्ट कैविटी का और हवा अंदर आ जाती है। जब अपन एक्सहेलेशन करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स करती है, डायफ्राम भी रिलैक्स करता है, जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होते प्रेशर बढ़ेगा और हवा बाहर निकल जाएगी, इसको बोलेंगे एक्सहेलेशन। विराट कोहली टॉपिक है, लर्न होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं लर्न हो रहा तो रट जाओ, बट ये आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, विजय सर हम तो देख के बता दे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। बच्चों क्या करें यार, 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिलेबस में तो पढ़ेंगे, लेकिन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की तो पता है लाइम वाटर किसका बना होता है। नहीं मैं देखने नहीं दूंगा आपको, ऐसे ही बताना पड़ेगा बच्चों को। ये चिंटू बता मुझे बेटा लाइम वाटर क्या होता है, नहीं पता ना, तो विजय सर बताएंगे। विजय सर, लाइम वाटर क्या होता है देखिए। चिंटू बहुत चिल्ला रहा था, चिंटू बैठे बैठे टीवी के पीछे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, पता ही नहीं है लाइम वाटर होता क्या है।
इसलिए पढ़िए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मोबाइल से हटिए। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोल दो तो जो अपन को मिलता है वो होता है लाइम वाटर का, ऐसा ट्रांसपेरेंट सा होता है। ये रहा चिंटू, ये मैंने बना दिया चिंटू। ले बेटा तेरे को एक्सपेरिमेंट ही करवा देता हूं मैं। ये चिंटू, अब चिंटू क्या कर रहा है? नाक से सांस ले रहा है और हवा से ये इस टेस्ट ट्यूब के द्वारा लाइम वाटर के अंदर पानी फेंक रहा है। ये टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर इसने क्या डाला? इसने जो पुराना गंदा सा रखा हुआ, मतलब गंदा रखा हुआ मिट्टी वाला जो है, इसने ये चिंटू ने ले लिया ये, ठीक है। अब ये जो बच्चों इसकी ट्यूब है, प्लास्टिक की ट्यूब, अब इसमें सांस तो ये ले रहा है नाक से, सांस ले रहा है नाक से और फेंक रहा है इसके अंदर। तो जो अंदर आती है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, जो छोड़ते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन प्रूफ भी तो करूं। जब चिंटू जो है सांस छोड़ रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें लाइम वाटर है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? जो ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर है मिल्की हो जाएगा। और ये क्या शो करता है? दैट एक्सेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप लाइम वाटर में जो कि ट्रांसपेरेंट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे तो वो मिल्की कलर का हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है। तो जब इस एक्सपेरिमेंट को चिंटू ने करा, इसने क्या करा? सांस नाक से ली और हवा फेंकी मुंह से। तो जो हवा फेंक रहा है मैंने पढ़ाया दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, ऐसा नहीं है, जो अपन एयर लेते हैं और जो छोड़ते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो ही अफेक्ट होता है। मैं दोबारा समझाता हूँ। जो अपन सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही रेशियो ज़्यादातर प्रभावित होता है। नाइट्रोजन सेम टू सेम रहती है और वाटर वेपर थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो मैंने बता दिया। मान लो घर पे भी आप लाइम वाटर बनाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोल के लाइम वाटर बनाओ, ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप इसके अंदर इस प्लास्टिक ट्यूब के द्वारा हवा को फेंकोगे, ऐसे नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हवा जो फेंकनी है बेसिकली वो एक्सेल्ड एयर होनी चाहिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जब हवा इसमें जाएगी तो कुछ देर बाद ये कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। पीना नहीं है, दूध नहीं है। चिंटू खुश हो रहा है, मिल्की है सर, मैं इसको पी लेता हूँ, लपड़ पड़ेगी एक। चलिए अब अच्छा, ब्रीदिंग रेट से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, आप बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने एक बात तो बताना भूल गए, क्वेश्चन था मेरा सर, आपने तो बता दिया भाई ह्यूमन का जो एल्वुलाई होता है सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, एक एक एल्वुलाई को खोलेंगे तो एक टेनिस कोर्ट जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा। सर लेकिन आपने बता जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो तो डिफ्यूजन जो है उसके द्वारा करता है, ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं कर पाते? बच्चों डिफ्यूजन कर सकते हैं लेकिन डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। अभी इतना स्लो है, मैं आपको बता दूं कि जब आप सांस लोगे ना तो अगर डिफ्यूजन के एयर का मूवमेंट हो रहा है तो लंग से लेके पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। कितने? 3 साल। इसलिए अपनी बॉडी में जो डिफ्यूजन है वो नहीं चलता है। अपनी बॉडी में क्या चलता है बच्चों? ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, क्योंकि अपनी बॉडी बहुत बड़ी और हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो अपनी बॉडी को एक फास्ट ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम चाहिए था जो कि डिफ्यूजन फुलफिल नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन से अगर आप ऑक्सीजन को अपने अंगूठे तक पहुंचाओगे, पैरों के टो तक पहुंचाओगे, 3 साल लग जाएंगे बच्चों। 3 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है, आप तो 3 घंटे तक जिंदा नहीं रह सकते। चलिए अब ब्रीदिंग रेट क्या होती है? 1 मिनट में जितनी बार सांस ले अच्छा ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं जैसे मैंने सांस ली 1 ब्रीथ छोड़ी 2 ब्रीथ, ये नहीं होता। सांस लेने और छोड़ने को ब्रीथ बोलते हैं। 1 2 3 इसको सांस लेना बोलते हैं बच्चों, ऐसे नहीं 1 2 3 गलत। इनहेलेशन एक्सहेलेशन को मिला के 1 ब्रीथ बोलते हैं। सांस ली छोड़ी ये 1 ब्रीथ हुई। तो 1 मिनट में आप जितनी ब्रीथ लेते हो, जितनी बार ब्रीदिंग करते हो बच्चों, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। आमतौर पे 12 से 16 या 12 से 18 बोल सकते हो। वैसे 12 से 20 लिखा हुआ है, लेकिन आप 12 से 18 इसको लेके चल सकते हो। देखो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो एवरेज 12 से 18 आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अच्छा एक और बात बच्चों जो मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चों, अपनी बॉडी रेड ब्लड सेल होते, क्लास 7 में पढ़ा हुआ है मुझे पता है, जिससे नहीं पढ़ा ये तो पता है कि अपनी बॉडी में ब्लड में रेड ब्लड सेल होता है। बहुत कॉमन सी बात है। रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। जो आपका ब्लड रेड होता है वो रेड ब्लड सेल की वजह से होता है। रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की मदद से होता है। अब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन क्या काम करता है बच्चों? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन क्या करती है? हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाती है? ऑक्सी
चिंटू आवाज नहीं आ रही बेटा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इस फॉर्म में ऑक्सीजन अपने ब्लड बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। तो अगर हीमोग्लोबिन की जो रेंज होती है वो होती है 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। लर्न कर लीजिए, हीमोग्लोबिन की रेंज होती है 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। इससे कम चली गई तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगी, तो आपको थकान लगेगी, आएंगे, ठीक है, भूख से ज़्यादा लगेगी और आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए बच्चों ऐसी चीज़ खाओ जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। जैसे एप्पल, जो भी चीज़ काटने पे काली पड़ जाए, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो आपका बैंगन हो। बैंगन बोलते, मेरी मम्मी बोलती बैंगन बेगुन, मैंने मम्मी को बताया नहीं मम्मी बैंगन बेगुन नहीं है, बैंगन में बहुत सारा आयरन। तो जो भी चीज़ काटने पे काली पड़े उसको खाओ, हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एवरेज देखिए, ये जो डेटा आता है अपने बायोलॉजी में ये फिक्स नहीं होता, ये एवरेज लिया जाता है। 6 महीने तक बच्चे की जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो होती है 30 से 60 पर मिनट। 6 से 12 महीने के बच्चे की 24 से कम होती जाएगी ग्रेजुअली, 24 से 30। 1 से 5 साल की 20 से 30। 6 से 12 साल के बच्चों की, ठीक है, उनकी हो जाती है 12 से 20, और 12 एंड अबव 12 से 20, बेसिकली 16। तो आपकी भी 12 से 18 के बीच में बच्चों देखने को मिलेगी रेस्पिरेशन रेट। तक मेरे प्यारे बच्चों को सभी बात समझ में आ गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा और समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियोस मिस ना हो इसके लिए हमारे बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।